नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, स्टाफिंग पैटर्न के मापदंड। आज का वीडियो स्टाफिंग पैटर्न के ऊपर ही है। स्टाफिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग आरटी के अनुसार शिक्षकों व छात्रों का अनुपात क्या होगा, अधिशेष कार्मिकों की काउंसलिंग के नियम क्या है, अधिशेष किस प्रकार से होते हैं और जो कार्मिक अधिशेष हो रहा है उसका पदस्थापन वापस किस प्रकार से किया जाएगा, क्या उसे वही स्कूल मिलेगी या ग्राम पंचायत में अन्य स्कूल मिलेगी या जिले में मिलेगी या पंचायत समिति में मिलेगी, उसके क्या क्या नियम हैं, उसकी पूरी जानकारी है। इसी के साथ शिक्षक लेवल 1, लेवल 2 पीटीआई और एचएम के पदों का विद्यालयवार आवंटन के नवीनतम दिशा निर्देश क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी यानी कंप्लीट स्टाफिंग पैटर्न के मापदंड की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं सामान्यकरण पदस्थापन के संबंध में जो दिशा निर्देश प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी हुए थे वे आपके सामने हैं। अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें पहला ही बिंदु दे रखा है, राजस्थान अधीनस्थ सेवा शिक्षा सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य विषयों के पद समर्पित है और वर्ष 2016-17 में शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन की प्रक्रिया में वरिष्ठ अध्यापकों के पदों का राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हेड टीचर, संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का 7 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा एवं सामान्य संभाग और वितरण संलग्न जो दे रखे हैं के अनुसार हुआ था। और इसी क्रम में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निर्धारण के दौरान वरिष्ठ अध्यापक के पदों का राज्य सरकार के आदेश के अनुसार दिनांक 16/10/2015 के अनुसार हेड टीचर, संस्था प्रधान, उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का 7 विषयों जो मैंने बताए थे आपको के अनुसार पुनर्निर्धारण किया गया है। साथियों, यदि इसके अंदर बता रखा है पदों के पुनर्निर्धारण एवं सामान्यकरण की कार्रवाई प्रथमतः सबसे पहले बार वर्ष 2016-17 में एवं इसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष में की जानी थी तथा भविष्य में भी प्रत्येक 2 वर्ष में ये की जाएगी। यानी ये जो प्रक्रिया है वह हमेशा 2 वर्ष के बाद ही होती है। आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दें। और मापदंडों के अनुसार पदों की गणना हेतु रियल टाइम नामांकन को आधार माना जाएगा। साथियों, जो नामांकन का आधार होगा वो रियल टाइम है, अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आपका नामांकन क्या है उसके अनुसार ये स्टाफिंग पैटर्न होता है। जिस माह स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण हो उससे पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जाएगा। साथियों, एक नोट भी दे रखा है यहाँ पे, यदि स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण मई, जून या जुलाई में किया जाता है तो आप यहाँ देखें तो पूर्व सत्र के अंतिम नामांकन को आधार रखा जाएगा। जून या जुलाई से भिन्न अन्य माह में स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पर पुनर्निर्धारण होता है तो पूर्व माह के अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जाएगा। जिससे मान लीजिए आज यानी अभी ये जो महीना चल रहा है इस महीने के अंदर स्टाफिंग पैटर्न होता है तो इससे पूर्व महीने का जो लास्ट तारीख तक हमारा जो नामांकन है उसके हिसाब से ये सारा काम होगा यानी स्टाफिंग पैटर्न होगा। तो आप इसके बारे में भी नोट करके रखें। और इसी के बाद ही अगला जो बिंदु दे रखा है, प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान यानी प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्य हेतु एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किया जाएगा। जिले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वरिष्ठ अध्यापक का पद निम्नानुसार प्रक्रिया से आवंटित किया जाएगा। ये देख लीजिएगा अब इसके बारे में। और यहाँ दे रखा है, सबसे पहले है जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों एकीकृत माध्यमिक एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में संस्था प्रधान हेड टीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, उन विद्यालयों में संस्था प्रधान हेड टीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के विषय के अनुसार ही होगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और जिन एकीकृत माध्यमिक एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेड टीचर के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का पद वर्तमान में रिक्त है, उन विद्यालयों में हेड टीचर हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान ही रहेगा। और साथियों, यहाँ दे रखा है 150 अथवा उनसे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान ही रहेगा। और आगे दे रखा है यहाँ पे नवक्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वितीय श्रेणी के पद सामान्य विषय 50% एवं सामाजिक विज्ञान विषय
50% के निर्धारित आवंटन किए जाएंगे। और अगले जो बिंदु दे रखे हैं, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अब आ रहे हैं कि विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापक के पदों की संख्यात्मक सीमा तथा बिंदु जो दे रखी है के अनुसार होंगे। और इसमें जो 7 विषय है, ये 7 विषय के अनुसार ही वरिष्ठ अध्यापक के पद सृजित होते हैं और इसी के अनुसार ही संस्था प्रदान का कार्य इनमें किया जाता है। साथियों, यह नोट लिखा हुआ है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय हिंदी एवं संस्कृत का पद आवंटित करते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि संबंधित विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही संचालित की जा रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विषय उर्दू, पंजाबी, हिंदी और गुजराती का पद आवंटित करते समय ये ध्यान रखा जाए कि संबंधित आवंटित विषय संबंधित विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आता है चौथा बिंदु साथियों, इसके अंदर बताया गया है प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में आधार यानी बेस है स्वीकृत पदों का आधार जो ग्रेड 3 है लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 है। शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 है। स्वीकृत पदों के संबंध में निम्नांकित तालिका के अनुसार होगा। ये तालिका आधार बेस है स्वीकृत पद के लिए। और स्वीकृत पद क्या होते हैं देखिए आप लोग यहाँ पे 3rd ग्रेड लेवल 1, इसके अंदर ट्रेनी टीचर, शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, अतिरिक्त वरिष्ठ शिक्षाकर्मी और यहाँ देर का पैरा टीचर, महिला पैरा टीचर, अन्य संविदा कर्मी, कला शिक्षक और विशेष शिक्षक जो लेवल 1 है, प्रबोधक लेवल 1 है, अध्यापक ग्रेड 3rd लेवल 1 है, ये आते हैं। और यहाँ दे रखा है अध्यापक लेवल 2 है, इसमें विशेष शिक्षक हैं जो लेवल 2 में है, प्रबोधक लेवल 2 है, अध्यापक ग्रेड 3rd है लेवल 2 है। और शारीरिक शिक्षक के अंदर दे रखा है 3rd ग्रेड में पैरा शारीरिक शिक्षक है, प्रबोधक शारीरिक शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक है ग्रेड 3rd का। और एक नोट भी दे रखा है उपरोक्त के अनुसार जो कॉलम संख्या 1 के अनुसार आधार स्वीकृत पद हमेशा निर्धारित एवं रिक्त होंगे। कॉलम संख्या 2 साथियों, कॉलम संख्या 2 के मूल पद वाला कार्मिक कॉलम संख्या 1 के स्वीकृत पद पर पदस्थापित समायोजित स्थानांतरित होगा। कॉलम संख्या 2 के मूल पद वाले कार्मिक के कार्यक्रम करते ही विद्यालय का कॉलम संख्या 1 के अनुसार स्वीकृत पद कार्मिक के मूल पद कॉलम 2 के अनुसार ऑटो शिफ्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा इसकी ध्यान रखिएगा। कॉलम संख्या 2 के मूल पद वाले कार्मिक के उपरोक्त कार्मिक होते ही विद्यालय का स्वीकृत पद पुनः ऑटो शिफ्ट होकर कॉलम संख्या 1 के अनुसार आधार या बेस के अनुसार ये हो जाएगा। इसके आगे दे रखा है बिंदु संख्या 5 है साथियों, और ये भी महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक ग्रेड 3rd लेवल 2 के पदों का विषयवार निर्धारण हम इस प्रकार से करेंगे। जो सामाजिक का पद दे रखा है साथियों, देखिएगा आप यहाँ पे, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी है ऊपर। देखिए यहाँ प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का पद है। जो HM होगा वह कौन सा होगा, अगर HM यहाँ है तो उसके अनुसार जो आगे के पद होंगे वह किस प्रकार से होंगे ये आपके सामने है। अगला जो बिंदु है ये इसमें है कक्षा 6 से 8 के 105 तक के नामांकन वाले विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक ग्रेड 3rd के विषय जो दे रखा है 3 है अपने पास में, अध्यापक लेवल 2 है और यहाँ दे रखे हैं। और इसी के साथ ही देखिए अगर सामाजिक का पद है अगर HM का, तो हमारे पास में जो 3 अध्यापक होते हैं लेवल 2 के वह किस प्रकार से होंगे। देखिए हिंदी अंग्रेजी का हो गया है, गणित विज्ञान का एक टीचर हो गया है। अब तृतीय भाषा या तो उर्दू हो सकती है या जो अन्य भाषा है वह या हिंदी, ये 3 ही पद हमारे पास में होंगे। और जो हमारे 105 तक से अधिक के नामांकन है तो विद्यालय में दिए जाने वाले लेवल 2 अध्यापक के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम इस प्रकार से रह सकता है। 108 से अधिक के तो उसमें दे रखा प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक अतिरिक्त टीचर है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा जो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है वह है, और यहाँ मैंने बता ही दिया आपको हिंदी का है। यदि प्रथम 3 में तृतीय भाषा ली गई है तो अन्यथा तृतीय भाषा के अनुसार होगा। और यहाँ गणित विज्ञान का 1 है और अंग्रेजी का 1 है। इसका मतलब यहाँ टोटल कितने पद हो गए आपके पास में, ये देख लीजिएगा, चारों पद अपने पास में यहाँ शो ऑफ हो गए हैं। अगर HM हमारा गणित का है तो हमारे पद ये जो 3 है ये इस प्रकार से रहेंगे। लेवल 2 के अंग्रेजी का है, सामाजिक विज्ञान का है और हिंदी का है या तृतीय भाषा का है। और अब यहाँ देख लीजिएगा HM हमारे पास गणित विज्ञान का हो चुका है। यहाँ देखिएगा हिंदी का अध्यापक है, सामाजिक का है और अंग्रेजी का है लेवल 2 के। और यहाँ पे देखिएगा अपने पास में अंग्रेजी का अगर हमारे पास में HM है तो गणित है और गणित विज्ञान का एक टीचर है, सामाजिक का है, सामाजिक विज्ञान का हो गया हमारे पास में, और तीसरा हिंदी या तृतीय भाषा हो गया। और इसी प्रकार से सामने आपके दे रखे हैं ये जो 4 पद है आपके पास में शो ऑफ हो जाएंगे। इसी प्रकार से विज्ञान का भी दे रखा है, यहाँ देखिएगा विज्ञान है तो विज्ञान के अकॉर्डिंग यहाँ आप यहाँ जो दे रखा है इस कॉलम के अनुसार आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। साथियों
ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आपको जो पद देखने हैं, अगर HM जो पद है ये आपके सामने यहाँ चल रहा है। अगर HM हमारा तृतीय भाषा का दे रखा है तो हमारे पास में ये जो पद होंगे लेवल 2 के इस प्रकार से हो जाएंगे। अंग्रेजी का हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान का हो जाएगा और गणित विज्ञान का हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा इस बार यहाँ पे 5 पद हो चुके हैं। हिंदी का हो गया है, तृतीय भाषा का हो गया है, सामाजिक विज्ञान का हो गया, अंग्रेजी का हो गया और गणित विज्ञान का हमारे पास में हो गया है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सामान्य शिक्षक है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास में पदों का विवरण इस प्रकार से रहेगा। तो आप एक एक करके यहाँ पे हर एक चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। साथियों अब यहाँ देखिएगा ये आ गया है तृतीय श्रेणी लेवल 2, विषय हिंदी, तृतीय भाषा, संस्कृत, ये जो हमारी अन्य भाषा दे रखी है, तृतीय भाषा वे दे रखी है। पद निर्धारण आवंटन में निम्न व्यवस्था रखी जा सकती है। साथियों ये व्यवस्थाएं हैं जो रैंडमली हमारे पास में होती है और यहाँ दे रखे हैं जो कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे यानी 50% विद्यालयों में से वरिष्ठ अध्यापक यानी प्रधानाध्यापक होगा। शेष अपने पास में संख्या के अनुसार कम करते हुए शेष विद्यालयों के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 विषय हिंदी का रैंडमली यहाँ पर निर्धारण किया जाएगा। और इसके संबंध में एक नोट भी दे रखा है। विशेष ध्यान रखना जानता है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 विषय हिंदी का पद केवल उन्हीं विद्यालयों में निर्धारित किया जाना है जिनमें कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही पढ़ाई जाती है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इसी के अनुसार अगर तृतीय भाषा अन्य है तो उसी के अनुसार यहाँ पे अन्य पदों का विवरण भी हो जाएगा। आप एक एक करके इन सभी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों सबसे महत्वपूर्ण अब यहाँ पे आ जाता है, प्रत्येक उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक में अध्यापक ग्रेड 3 लेवल जो द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जाएगा। जिलेवार नवीन सीधी भर्ती के समय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपरोक्त आवंटित अतिरिक्त पदों को कम करके ही शेष पदों की गणना की जाएगी, अर्थात उन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये विभाग की अस्थायी व्यवस्था है। इसे स्टाफिंग पैटर्न के विभागीय निर्देशानुसार में अस्थायी रिक्ति यानी साथियों स्थायी रिक्ति नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा आप ये भी। अब आगे देखते हैं लेवल 1 के। देखिए तो लेवल 1 के अंदर आपके पास में जो टीचर्स की व्यवस्था है किस और पदों का विवरण है निर्धारण है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। RT के नॉर्म्स के अनुसार जो नामांकन है यानी 1 से 5 के नामांकन के अनुसार रहता है साथियों। और ये देखिएगा आप, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये जो व्यवस्थाएं हैं आगे है अपने पास में। यहाँ दे रखा है कि RT के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 साथियों 150 इससे अधिक होने पर संस्था प्रधान हेड टीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक का पद देय होगा, वो भी सामाजिक का ही होगा। और अन्य प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक संचालित है में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम अध्यापक साथियों वरिष्ठतम जो भी अध्यापक होगा या प्रबोधक होगा वही करेगा। और नोट दे रखा है विद्यालय में अध्यापक प्रबोधक के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम कार्यरत जो कार्मिक होगा वरिष्ठतम जो कार्यरत कार्मिक है वही करेगा। ये थोड़ा इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है, जिन विद्यालयों में संविदा कार्मिक तथा शिक्षा कर्मी वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ शिक्षा कर्मी सहित पैरा टीचर, महिला, राजीव गांधी वैकल्पिक इत्यादि ट्रेनिंग टीचर कार्यरत है वहाँ अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 के पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद दिया जाएगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदा कार्मिक की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक लेवल 1 के पदों की संख्या से ज़्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त संविदा कार्मिक को बिंदु संख्या 11 साथियों बिंदु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष सरप्लस किया जाकर पद सहित अन्य निकटतम विद्यालय के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। ये भी आप थोड़ा सा नोट करके रखें। और आगे दे रखा है अपने पास में कि यहाँ भी जिन विद्यालय में विशेष शिक्षक लेवल 1 प्रबोधक लेवल 1 कला शिक्षक कार्यरत नियुक्त है वहाँ अध्यापक लेवल 1 के पद के स्थान पर विशेष शिक्षक लेवल 1 प्रबोधक लेवल 1 कला शिक्षक का पद दिया जाएगा। यदि विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक लेवल 1 प्रबोधक लेवल 1 कला शिक्षक की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 के पदों की संख्या से ज़्यादा है तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त विशेष शिक्षक लेवल 1 प्रबोधक लेवल 1 कला शिक्षक को बिंदु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष किया जाकर अन्य निकटतम विद्यालय के अंदर भेजा जाएगा। अब देखते हैं शारीरिक शिक्षक के लिए। यहाँ दे रखा है जो शारीरिक शिक्षक है उसके लिए एकदम साफ लिखा हुआ है कि विद्यालय में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्यापक ग्रेड 3 के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पदस्थापन किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के कार्य हेतु अध्यापक ग्रेड 3 के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के पद का आवंटन किया गया है। और यहाँ दे रखा है
इन पदों का आवंटन सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जाएगा। आगे दे रखा है कि यदि बिंदु संख्या 7A दे रखा है अपने पास में, ये 7 है और ये A है, इसके बाद शेष आवश्यकता शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के पदों का आवंटन अध्यापक ग्रेड 3 के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जाएगा। 105 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक होगा। साथियों ये नोट कीजिएगा, जहाँ भी 105 से अधिक का नामांकन है विद्यालय के अंदर, तो वहाँ एक शारीरिक शिक्षक हमेशा के लिए रहेगा। और ये दे रखा है यदि जिले में शारीरिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल कार्य शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 प्रबोधक शारीरिक शिक्षा एवं पैरा टीचर शारीरिक शिक्षा की संख्या जिले से प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कुल जो स्वीकृत शारीरिक शिक्षक हैं ग्रेड 3 प्रबोधक शारीरिक शिक्षा एवं पैरा टीचर शारीरिक शिक्षा से अधिक है, तो कुल 105 से अधिक या 105 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के घटते क्रम में आवश्यक पदों की सीमा तक 101 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 का पद आवंटित किया जाएगा। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। के साथ आगे दे रखा है बिंदु संख्या 7C और 7D द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 पद आवंटित किए जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रबोधक अथवा संविदा पर पैरा टीचर कार्यरत है, उनकी शारीरिक शिक्षा ग्रेड 3 के स्थान पर प्रबोधक अथवा संविदा पैरा टीचर का पद दिया जाएगा। और उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में प्रबोधक अथवा संविदा पर पैरा टीचर कार्यरत है, तो विद्यालयों में कार्यरत प्रबोधक अथवा संविदा पैरा टीचर को बिंदु संख्या 11 के अनुसार अधिशेष किया जाकर पद सहित शारीरिक शिक्षक की अनुपलब्धता वाले बिंदु संख्या 7C और 7D द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 पर आवंटित उच्च प्राथमिक विद्यालय में समायोजित स्थानांतरित किया जाएगा। और आगे दे रखा है बिंदु संख्या 7C और 7D द्वारा शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 पर आवंटित उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षक का पद आवंटित नहीं किया जाएगा। और इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षक का कार्य संपादित किया जाएगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जो शैक्षणिक कार्मिकों के कालांशों एवं कक्षाओं का आवंटन इस प्रकार से किया जाएगा। साथियों द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत द्वारा संस्था प्रधान के कार्य के साथ साथ कक्षा 6 से 8 में अपने संबंधित विषय का शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा। परंतु विद्यालय में ग्रेड 3 लेवल 2 लेवल 1 पद रिक्त होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण करवाया जाएगा। ये थोड़ा देख लीजिएगा। और आगे दे रखा है अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 के प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 का शिक्षण कार्य करवाएंगे। द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 पर पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक ग्रेड 3 के अध्यापकों उनके पास जो अपेक्षित योग्यता होने पर आवश्यकता अनुसार 6 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। आगे दे रखा है लेवल 1 का पद रिक्त होने की स्थिति में भी लेवल 2 के टीचर या जो संस्था प्रधान है वे कक्षा 1 से 8 में शिक्षण कार्य करवाएंगे। शारीरिक शिक्षक दे रखा है को द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा। सभी संविदा कार्मिक शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 में शिक्षण कार्य करवाएंगे। जिन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है, उनमें कला शिक्षा का अलग से पद नहीं दिया जाएगा, अपितु उन विद्यालयों में कार्य शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कला शिक्षक का कार्य किया जाएगा। परंतु यदि किसी विद्यालय में कला शिक्षक का अध्यापक पूर्व से ही पदस्थापित है, तो वही उस विद्यालय में कला शिक्षक का कार्य करेगा। आगे दे रखा है जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में नामांकन 100 से अधिक है, उनमें कार्यानुभव का अलग से पद नहीं है, अपितु उन विद्यालयों में कार्य शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक कार्यानुभव का भी कार्य किया जाएगा। प्रत्येक जिले में विद्यालयवार पदों का संख्यात्मक विषयवार निर्धारण करने के लिए एक कमेटी बनेगी और कमेटी में ये जो सदस्य दे रखे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये सदस्य इसके अंदर होंगे और यही निर्धारित करेंगे कि किस किस विद्यालय के अंदर जो कार्मिक है वो सरप्लस हो रहे हैं या किसके अंदर स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार जो अन्य पद है वे जारी होंगे और किसके पदों का कम करना है, किसके पदों को और अधिक करना है। साथियों ये जो समिति दे रखी है यही निर्धारित करेगी कि स्टाफिंग पैटर्न के अंदर अब जो स्वीकृत पद हैं वह कम होंगे या ज़्यादा होंगे। अगर किसी भी प्रकार की उनको कमी लगती है तो वह पदों की संख्या बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो नामांकन के अनुसार जो पदों का संख्यात्मक विवरण हो रहा है वही करेंगे। और यदि किसी भी कारण से साथियों यदि पदों की संख्या में और उन्हें
आगे बढ़ाना है तो वे वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति लेंगे और उसी के बाद ये काम करेंगे। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण है कि जो रिक्त पद हैं, यानी जिस भी पद के ऊपर अगर कोई टीचर है तो वो उसी संबंधित जो विषय दे रखा है उसी के अनुसार ये पदस्थापन होगा काउंसलिंग के माध्यम से। तो साथ यहाँ पर जिस विद्यालय के अंदर जो पद अगर कम हुए हैं तो वह शिक्षक सरप्लस हो जाएगा और अधिशेष होने के कारण उसकी जो काउंसलिंग के माध्यम से वह अन्य विद्यालयों के अंदर उसको वापस जाना होगा। और जिन विद्यालयों के अंदर नामांकन संख्या बढ़ने के कारण अगर पद और अधिक क्रिएट हुए हैं तो और जो टीचर्स हैं वह इसके अंदर पदस्थापित होंगे और संबंधित विषय का अध्यापक ही वहाँ लगेगा। लेवल 2 का है तो लेवल 2 का लगेगा, अगर लेवल 2 के अंदर हिंदी है तो हिंदी का टीचर लगेगा, और अगर गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान का टीचर लगेगा। प्रबोधक शारीरिक शिक्षक का पद अगर क्रिएट हुआ है तो प्रबोधक शारीरिक शिक्षक ही वहाँ पे लगेगा। लेवल 1 के अंदर भी जिस भी प्रकार का पद क्रिएट हुआ है वही इसमें लगेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए है। अगर लेवल 1 और 2 के अतिरिक्त जो संस्था प्रधान है और जिस विषय का संस्था प्रधान का पद आवंटित हुआ है वही संस्था प्रधान उस पद के ऊपर आएगा और काउंसलिंग के माध्यम से ये सारा काम होगा। साथियों सबसे महत्वपूर्ण आता है अब सरप्लस यानी अधिशेष। अधिशेष अध्यापकों को यानी शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार निम्न वरीयता क्रम के अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। साथियों सबसे पहले जो सरप्लस हो रहे हैं टीचर वह पहले उसी ग्राम पंचायत, साथियों उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के अंदर पहले उनको समायोजित किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ग्राम पंचायत में कोई पद रिक्त ही नहीं है यानी सभी पद भरे हुए हैं तो संबंधित अन्य उस ब्लॉक के साथियों उस पंचायत समिति के अन्य ग्राम पंचायत में वह स्वीकृत पद के अनुसार वह जा सकते हैं। यदि पूरी ब्लॉक के अंदर ही ऐसा नहीं है तो पूरे जिले के अंदर जहाँ भी पद उनका किसी भी पंचायत समिति में खाली होगा तो वहाँ वह जा सकते हैं, और यदि ऐसा भी नहीं है तो संभाग के अनुसार वह दूसरे संभाग में भी जा सकते हैं। साथियों इसके अंदर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अधिशेष कार्मिकों की काउंसलिंग के समय ग्राम पंचायत में ही उनका कोशिश किया जाएगा कि ग्राम पंचायत में रिक्त पद है तो उसी के अनुसार होगा। नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर ग्राम पंचायत में नहीं है तो वह उसी पंचायत समिति के अन्य ग्राम पंचायत में जा सकता है, और उसमें भी अगर पद रिक्त नहीं है यानी पूरे सब पद भरे हुए हैं तो वह जिले के अंदर कहीं पे भी वो जा सकता है। तो इस प्रकार ये पूरी कार्य प्रक्रिया होगी। और आप इसके अंदर देखेंगे कि यदि जिन विद्यालयों के अंदर शून्य नामांकन है तो वह भी साथियों जो टीचर्स है वह सरप्लस के अंदर काउंटिंग होंगे, और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी एक कमेटी बनती है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जो कमेटी है वह इसके अंदर ये जो 5 प्रकार के अधिकारी हैं इस प्रकार ये इसमें जुड़ते हैं, और ये कमेटी निश्चित करती है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है कब करानी है, किस प्रकार से करानी है, और जो विभाग के मापदंड है उन्हीं के अनुसार ये पूरा काम होता है। साथियों अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों के समायोजन पदस्थापन की कार्रवाई प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। और साथियों जो शिक्षक सरप्लस होते हैं वह भी आप इनके अंदर देख लीजिएगा, जो वरिष्ठतम शिक्षक होता है वही सबसे पहले सरप्लस होगा और उसी के अनुसार उसको अन्य जो विद्यालय के अंदर उनको भेजा जाएगा। तो काउंसलिंग के अंदर भी सबसे पहले जो वरीयता मिलती है वह 40% से अधिक दिव्यांग और असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मिलती है। विधवा और परित्यज्य महिला उसके बाद आते हैं। महिला अभ्यर्थी जो वर्तमान मूल पद एवं विषय पर जिले में कार्यक्रम तिथि के अनुसार है, शेष अभ्यर्थी उसके बाद में आते हैं, तो थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। और इसी के साथ ही जो परामर्श कैंप होता है वह भी अपने उसकी सूचना आपको विभागीय वेबसाइट पर और नोटिस बोर्ड पर आपको इन्हीं के अनुसार मिल जाएगी कि कब ये काउंसलिंग होगी, और इसकी प्रक्रिया आपको मैंने ही बताई दी है। काउंसलिंग परामर्श प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिकों के विगत सही डिटेल वेयर अबाउट की सही जांच कर काउंसलिंग परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और यदि इसमें कोई त्रुटि नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और यदि त्रुटि है तो संबंधित जो व्यक्ति है संस्था प्रधान है उनसे संपर्क करके इसकी चीज़ें हैं वह सभी सही की जाएगी। और किसी परिस्थिति में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थापन बिल्कुल भी नहीं होता है, आप इसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। और साथियों यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पदस्थापन समायोजन की प्रक्रिया के बाद कोई भी विद्यालय शून्य नामांकन वाले विद्यालय को छोड़कर शिक्षक विहीन नहीं हो। विद्यालय के सभी अध्यापकों शैक्षणिक कार्मिकों का विभागीय नियमानुसार अन्य विद्यालय में समायोजन पदस्थापन होने की स्थिति में विद्यालय के कनिष्ठतम कार्मिक को जब तक कार्यमुक्त नहीं होता है तब तक विद्यालय में अन्य कार्मिक समायोजन पदस्थापन नव पदस्थापन स्थान से कार्यग्रहण नहीं करे।
और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है जो मर्ज है साथियों, जो एकीकरण के अंदर मर्ज हो गए हैं वो उन्हीं स्कूलों का भी इनके अंदर ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार से उनके अंदर वापस पदस्थापन नहीं हो पाए। और इसी के साथ ही काउंसलिंग के बाद उपरोक्त समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार शिक्षकों कार्मिकों के पदस्थापन समायोजन के आदेश जिला परिषद की स्थापना समिति से अनुमोदन करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी किए जाएंगे। जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा समय पर प्रस्ताव अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाए जाएंगे और इसके बाद ये पूरा कार्य कंप्लीट होगा। तो साथियों मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से ये स्टाफिंग पैटर्न की पूरी प्रक्रिया होती है। और आपकी सुविधा के लिए ये जो पीडीएफ आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस पीडीएफ का लिंक भी डाउनलोड करने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके और भी डिटेल में अगर स्टडी करना चाहें, एक बार दो बार पढ़ना चाहते हैं आप और किसी सेक्शन को वापस रीड करना चाहते हैं तो उसको रीड भी कर पाएंगे। साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि कोई समस्या हो तो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और साथियों शिक्षा विभाग से संबंधित और भी अपडेट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी अपडेट न्यूज़ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।